Good morning, all of you, class. Students, today ये आपकी कंप्यूटर क्लास है, बट आपकी कंप्यूटर फैकल्टी मींस कंप्यूटर टीचर की जो है हेल्थ इश्यूज की वजह से वो आज क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो आज मैं ही आपकी क्लास लूंगी. आई एम दिव्या. तो टेक आउट योर साइंस बुक्स. आई एम कंटिन्यूइंग माय चैप्टर. ओके, so go and bring your science book and open up page number 40 on it. Chapter number 3, page number 40, fiber to fabric. Our last topic is remaining, so I am continuing that topic today. Okay. Now I am starting. केमिकल सब्सटेंसेस. हम लोग उस दिन लास्ट सैटरडे को हम लोग जो रीड कर रहे थे, हम उसमें वो पढ़ रहे थे कि आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. ठीक है ना, मतलब क्या हैजर्ड्स हैं सिल्क वूल इंडस्ट्री के. तो उसमें पहले हमने एंथ्रेक्स उसके बारे में पढ़ लिया था. अब हम केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में रीड आउट करेंगे. यस, व्हाट हैपेंड तेजस्वा? Yes, Tejashwa, what happened? Ma'am, good morning. Good morning. मैम ऑन सैटरडे मैम हम कुछ नेटवर्क इशू के कारण मैम उस दिन क्लास नहीं कर पाए थे मैम, तो थोड़ा मैम शॉर्ट पैराग्राफ में मैम वीविंग से समझा सकती हैं मैम? First I will complete this topic, then I will explain you. Okay? Okay ma'am, thank you. Yes. केमिकल सब्सटेंसेस. अब केमिकल सब्सटेंसेस कौन से ऐसे जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. वेरियस केमिकल्स आर यूज. बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर डीग्रीजिंग. डीग्रीजिंग के लिए मतलब उस पे ग्रीस जो लगी हुई है उसको हटाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे डाइथिलीन डाइऑक्साइड. ये सारे बेटा केमिकल्स के नेम है. आप लोग जब थोड़ा और हायर क्लासेस में आओगे तो आप लोगों को ये केमिकल के नेम क्लियर होते चले जाएंगे. ठीक है. डाइथिलीन डाइऑक्साइड, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट जो हम लोग यूज करते हैं, ट्राइक्लोरोइथिलीन, एंड इन द पास्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड. और पास्ट में मतलब पहले के टाइम में कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज होता था. डिसइंफेक्शन के लिए मींस उसके अंदर से इन्फेक्शन वाला पार्ट को हटाने के लिए भी इसमें कई सारे चीजें यूज. केमिकल कौन सा यूज होता है? फॉर्मल्डिहाइड. ब्लीचिंग के लिए मतलब उसको कलर मतलब उसको क्लीन कर साफ करने के बाद उसको व्हाइट कलर में प्रॉपर कन्वर्ट करने के लिए यूज होता था सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन. और डाइंग करने का मतलब डाई करने के लिए पोटेशियम क्लोरेट और एनिलाइंस. ये सारे केमिकल्स के नेम है. ये सारे केमिकल्स उसमें यूज्ड होते हैं. तो द रिस्क इंक्लूड गैसिंग, पॉइजनिंग, इरिटेशन ऑफ द आईज, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड लंग्स एंड स्किन कंडीशंस. मींस इससे क्या होता है? गैसिंग होती है, मींस हमें डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. पॉइजनिंग, पॉइजनस हो सकते हैं, हमें हमारे लिए ये हार्मफुल है. आईज में इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है. हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी नोज की या हमारी बॉडी में जहां जहां म्यूकस मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं वहां पर भी हमें इरिटेशन हो सकती है. एंड लंग्स एंड स्किन कंडीशंस. और लंग्स और लंग्स में भी हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, मींस रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है. और स्किन में भी इन्फेक्शंस क्रिएट हो सकते हैं. इन जनरल प्रिवेंशन रिलाइज ऑन. अब जनरली हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ लेस डेंजरस केमिकल. मतलब ये हार्मफुल केमिकल हैं, इनकी जगह हम कम डेंजरस केमिकल्स का यूज करके उनको सब्स्टिट्यूट करके. सेकेंड है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन. अपने घर जहां पर भी हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं सिल्क वूल बनाने की, वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. मींस एयर का इन एंड आउट होने में प्रॉपर बाहर और अंदर जानी चाहिए एयर. थर्ड है केयर इन लेबलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोरोसिव और नॉन नॉक्शियस लिक्विड्स. मींस इन जो केमिकल्स को लेके जाया जा रहा है उसमें प्रॉपर लेबल लगा होना चाहिए, स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए और उसका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. ये कोरोसिव और नॉक्शियस लिक्विड लिखा है, मतलब यही केमिकल्स की बात हो रही है कि ये हार्मफुल केमिकल्स है और कोरोसिव है, हमारे को जला भी सकते हैं. तो इसलिए इनका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और लेबलिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. और
जो भी वर्कर इससे वर्क कर रहा है उसके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर गुड वॉशिंग फैसिलिटीज, अच्छी वॉशिंग फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें शावर बाथ प्रैक्टिसेबल है, मतलब शावर बाथ दिया जाता है। और लास्ट है स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन। और पर्सनल हाइजीन तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने खुद को हाइजीन रखना और अपने आसपास के सराउंडिंग को हाइजीनिक रखना, साफ सुथरा रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये साक्षी, व्हाट हैपेंड? मैम एक्चुअली मेरे को पूछना था कि जो थर्ड पॉइंट है उसमें केयर इन लेबलिंग लिखा हुआ है, तो मैम लेबलिंग का मतलब? प्रॉपर लेबल लगाना चाहिए क्योंकि ये केमिकल्स हैजर्डस है ना, नुकसानदायक है। तो अगर आपने लेबल मतलब नाम अगर हमने उनको प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा रहा उसके ऊपर कि ये सब्सटेंस, ये वाला ये केमिकल है, ये वाला ये केमिकल है, तो अगर हम गलत भी यूज कर लेंगे तो भी हमें वो नुकसान कर सकता है। मतलब रिएक्शन केमिकल सब्सटेंसेस अब रिएक्ट करते हैं आपस में। और मैम जो पैराग्राफ है यही केमिकल सब्सटेंसेस वाला पैराग्राफ, उसमें मैम सेकंड लाइन में ब्लीचिंग लिखा हुआ है लास्ट में, तो मैम उसका क्या मतलब? ब्लीचिंग मतलब होता है कि उसको बहुत मतलब प्रॉपर व्हाइट तरीके से मतलब व्हाइट करना उसको, कलर मतलब जो भी अगर उसमें कोई भी और कोई कलर है तो उसको प्रॉपर व्हाइट कर देना, क्योंकि व्हाइट कलर पे जो है ना डाई आसानी से हो जाती है, तो इसलिए ब्लीचिंग करी जाती है। ओके मैम। और मैम वॉशिंग वही हो गया कि जब हम क्लीनिंग करते हैं उसकी स्काउरिंग वगैरह में। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस प्रांजल। मैम। हाँ बेटा। मैम आपने कही थी ना पोर्टल पर मंडे तक अपलोड हो जाएगा, मैम मैंने देख लिया मैम, कोई भी क्वेश्चन आंसर मैम किसी भी लेसन का मैम अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। नहीं हुआ है बेटा, हो जाएगा धीरे धीरे बेटा। एक एक क्लास का अब ये सोचिए, फर्स्ट से लेकर नर्सरी से लेकर 8 तक की सारी क्लासेस लग रही हैं यूनिट 1 पे, तो सारे सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे अपलोड होने में टाइम लगता है। आज और देख लीजिए, अगर आज भी अपलोड नहीं होता फिर कल बताइएगा, फिर हम पूछते हैं स्कूल में। ओके मैम। चलिए, आप तेजेश्वा ने मुझे कहा था कि मैं वीविंग से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, तो सुन लीजिए तेजेश्वा कि वूलन फाइबर को स्पिनिंग तक हो चुका था, अब ये फैब्रिक में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे वीव करेंगे कपड़ा बनाने के लिए। तो दो बेसिक वीव से इसको किया जाता है, एक तो प्लेन वीव होती है, एक क्विल वीव होती है। वूलन वाला जो वूलन यार्न बनाए जाते हैं वो आपके प्लेन वीव से बनाए जाते हैं, और जो वर्स्टेड यार्न्स हैं वो आपके ट्विल वीव से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब वूलन यार्न और एक और चीज, एक तो वीव का फर्क है और दूसरा इसमें ये भी फर्क है कि जो वीविंग से मींस जो वूलन यार्न आपका वूलन सिस्टम से बनाए जाते हैं, मतलब प्लेन वीव का यूज करे जाते हैं, वो लूज होते हैं थोड़े से और उनकी सरफेस जो है वो सॉफ्ट होती है। और जो आपके वर्स्टेड यार्न है वो टाइटली वीव्ड होते हैं और उनकी फैब्रिक जो है वो स्मूथ बनता है, बेटर कंस्ट्रक्टेड है उसमें, और ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं वूलन फाइबर से। अब ये वीविंग हो गई, उसके बाद फिनिशिंग का बताया था। फिनिशिंग के अपना ये दोनों कई सारी प्रोसेसेस होती है इसमें फिनिशिंग में, जैसे पुलिंग, फाइबर को फैब्रिक बनाने के बाद इंटरलॉक करने के लिए, मतलब उसमें अच्छी तरीके से फाइबर्स जुड़ जाएं, तो उसको करने के लिए उनको पानी में इमर्स करके रखा जाता है, ये पुलिंग की प्रोसेस हो गई। रैपिंग करी जाती है, परमानेंटली इंटरलॉक कर दिया जाता है सेटिंग को, मतलब जो भी इंटरलॉक करी गई है वो जिससे परमानेंटली सेट हो जाए सब्सटेंसेस, उस तरीके से किया आपका सब्सटेंस जो है वो फैब्रिक जो है वो पूरा फिनिश हो जाता है। अब उसके बाद उन्हें बताया कि कभी कभी जो डाइंग की प्रोसेस है वो कार्डिंग से पहले भी हो जाती है या वूल को फैब्रिक में वीव करने से पहले भी हो जाती है, मतलब स्पिनिंग के बाद भी कर सकते हैं। फिर यूजेस बताए थे, जैसे वूल का यूज क्लोथिंग में, कपड़े में होता है, अलग अलग तरीके के कपड़े बनते हैं। कार्पेट्स और फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है। क्लीनिंग मतलब साफ करने के लिए, अगर ऑयल कहीं पे स्पिल हो गया, ऑयल फैल गया है तो उसको सोप बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है ये ऑयल को, तो इसमें यूज कर सकते हैं वूल का। ब्रिक्स में वूल और सी वुड, ये दोनों को कंबाइन करके ब्रिक को स्ट्रेंथ किया जाता है, तो आज के टाइम में ये सब चीजें करी जा रही हैं। और इंसुलेटर्स, ये क्योंकि अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देता, तो एज एन इंसुलेटर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वॉल्स में लगाकर, जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी जगह है वहां पर इनको वॉल में लगाकर इंसुलेट किया जाता है।
यस, अब वूल फैब्रिक की फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि एक तो पहला इसमें पैराग्राफ में ये बताया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वूल की क्वालिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक तो वूल आपकी कौन से काइंड की शीप से ली गई है, कौन कैसी फिजिकल कंडीशंस में उस शीप को रखा गया है, और पार्ट कौन सा है वूल मतलब शीप का जहां से उसको वूल को निकाला गया है, और आपकी फिनिशिंग प्रोसेस की फिनिशिंग की कौन सी प्रोसेस से आपने उसको कंप्लीट किया है। तो ये फैक्टर्स जो है ये तो वूल के फैब्रिक की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद ये आपके करेक्टरिस्टिक्स बताए, मतलब उसकी क्वालिटीज बताई हैं। पहला ये बताया था कि ये प्रोटीन फाइबर है। कॉम्पोजिशन क्या है इसका, मतलब ये प्रोटीन सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है जिसमें 5 आपके केमिकल एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, और ये अकेला एक ऐसा एनिमल फाइबर है जिसमें सल्फर इसके कंपोजिशन में होता है। स्ट्रेंथ, वूल वीकेस्ट है सारे नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर्स में से, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको हाँ प्लाई यार्न्स का यूज करके, मतलब कुछ यार्न का टाइप दे रखा है, अगर उसका यूज करके हम इसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं। प्लाई यार्न का मतलब क्या है, इसको 1 या 2 से ज्यादा यार्न को क्रॉस करके इंटरलॉक करके इसको और ड्यूरेबल बनाया जा सकता है। टाइटली ट्विस्टेड सिंगल यार्न्स, मतलब 2 यार्न का यूज करके बना सकते हैं, 2 प्लाई यार्न्स को यूज करके वूल के साथ, या फिर ट्विस्टेड एक सिंगल यार्न का यूज करके भी फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। इलास्टिसिटी, हर वूल फाइबर की जो है ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, बहुत ज्यादा लूज हो सकता है, इलास्टिक खींच सकते हैं आप। इसी वूल की क्वालिटी के ऊपर इसको बताया गया 25 से 30% आप इसकी नेचुरल लेंथ, जो इसकी नेचुरली लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, उससे आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो और ये टूटेगा नहीं। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका टीयरिंग, मतलब जब भी आप कोई वर्क करते हो, हैंड्स को हिलाते हो वुलन पहनने के बाद, तो उसको जब आप करते हो तो उसमें फटने के जो चांसेस होते हैं वो चीज इसमें नहीं होगी। ठीक है, उसको ये प्रिवेंट करता है। वूल फाइबर को आप 50%, जब वो गीला हो तो 50% तक आप उसको वो कर सकते हो, क्या कह सकते हैं उसको, मतलब वो 50% उसकी स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेच हो सकता है, और जब वो सूखा है तो 30% तक वो स्ट्रेच हो सकता है, और फिर उसके बाद वो अपने आप अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है जब आप उसमें से फोर्स हटाते हो। मींस जो भी स्ट्रेस आप उसमें लगा रहे हो, जो भी आप उसको खींचने में वर्क लगा रहे हो, वो चीज अगर हटा लेते हो तो वो वापस ओरिजिनल अपनी शेप में आ जाता है। नेचुरल इलास्टिसिटी को प्रिजर्व करने के लिए वूल गारमेंट्स को इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपरली हमें उसे टांगना चाहिए पहनने के बाद, और जिससे कि वो वापस अपनी शेप में आ जाए। फिर रीसाइलेंस मतलब होता है रिंकल्स को रेजिस्ट करता है, मतलब उसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। वूल सबसे ज्यादा रिसाइलेंट फाइबर है, मींस इसके अंदर नेचुरल क्रिम्स है, अपने आप में ही क्रिम्स है, अपने आप में ही कह सकते हो कि ऐसे सब्सटेंस वो है जो रिंकल को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है, तो इसलिए ये ज्यादा रिंकल इसके ऊपर ऑलरेडी नहीं पड़ते हैं। रिंकल डिसअपियर हो जाते हैं जब इसको फैब्रिक को आप स्टीम करते हो, जब इसको आप भाप देते हो तो इसमें से रिंकल हट जाते हैं। गुड वूल, जो अच्छी वूल है, वो सॉफ्ट और रिसाइलेंट होती है, और पुअर वूल हार्श होती है, मीन ज्यादा हार्ड होती है। जब आप वूल फैब्रिक को खरीदने जाओ तो आप उसको हाथ में मुट्ठी में लेकर देखिए, तो उससे क्या होगा, आपको उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी। अगर मुट्ठी में लेने पर उसमें रिंकल्स पड़ रहे हैं फिर भी वो सॉफ्ट है, इसका मतलब क्या है कि ये एक आपकी इंफीरियर ग्रेड की, मतलब अच्छी ग्रेड की नहीं, पुअर ग्रेड की रिसाइकिल वूल है, दोबारा रिसाइकिल करी हुई वूल है। ड्रेपेबिलिटी का मतलब है कि ये इलास्टिसिटी, रिसाइलेंसी वैसे की वजह से और प्लायबिलिटी की वजह से क्या है, इसको अच्छी तरीके से ओढ़ सकते हो, ड्रेप कर सकते हो। ठीक है, जैसे शॉल वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, ये इसके अंदर क्या है, डर्ट, और डर्ट जो है वो चिपक जाती है, तो इसलिए इसमें क्या है, इसको जब हम धोते हैं तो थॉरोली, मतलब पूरी तरीके से क्लीन करना चाहिए। और केयर करनी, इन्होंने बताया जब लॉन्ड्री कराते हैं, लॉन्ड्रिंग करते समय इसमें केयर देनी चाहिए, क्योंकि ये फाइबर मॉइस्चर जैसे ही उस पर होता है तो वो उससे सॉफ्ट हो जाता है, और हीट की वजह से ये श्रिंक हो सकता है और चूरा हो सकता है, फेल्टिंग का मतलब टुकड़ों में टूट सकता है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ड्री करते समय केयर करनी चाहिए। वूल फैब्रिक टेम्परेरी 25% अपनी स्ट्रेंथ को लूज करते हैं जब वो गीले होते हैं, तो इसलिए जब वो गीले हैं तो आप उनको खींचे नहीं, और गलत तरीके से रंग ना करें, मतलब उसको टांगे नहीं जब वो गीले हैं। दे शुड बी लिफ्टेड एंड स्क्वीज्ड, उसको बस हल्का सा उठाएं और हल्का सा स्क्वीज कर दें जिससे कि उसका वाटर कंटेंट निकल जाए।
अब एक्यूपेशनल हैजर्ड में केमिकल वाला तो आपको समझ में आ गया होगा तेजस्वी। अब मैं आपको एंथ्रेक्स वाला बता रही हूँ। इसमें एंथ्रेक्स में बताया था एक बैक्टीरिया है और एक फंगस है एंथ्रेक्स, जिसकी वजह से आपको एक डिसीज होती है जिसे हम सॉर्टर्स डिसीज कहते हैं। ठीक है, ये पहले के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रेट कह सकते हैं डेंजर वाली डिसीज थी, पर्टिकुलरली जो वूल सॉर्ट करते थे, वूल्स को सॉर्ट करके मतलब अलग अलग करते थे फैब्रिक को। लेकिन आज के टाइम में क्या है, काफी सारे हम लोगों ने प्रिवेंशन मेजर्स अप्लाई करे जिसकी वजह से ये काफी कंट्रोल में आ गई। अब इसमें क्या क्या किया गया है, कैसे कंट्रोल किया गया है इन्होंने, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स इन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वेयर एंथ्रेक्स इज एंडेमिक, जहां एंथ्रेक्स एंडेमिक है वहां पर प्रोडक्शन मेथड्स को इम्प्रूव किया गया है। डिसइंफेक्शन ऑफ मटेरियल्स लायबल टू बी कैरिंग एंथ्रेक्स स्पोर्स, मतलब जिनके अंदर एंथ्रेक्स स्पोर्स हो सकते हैं उन मटेरियल्स को डिसइंफेक्ट किया जाता है, मींस उनमें केमिकल्स अप्लाई करे जाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन हैंडलिंग द पॉसिबली इन्फेक्टेड मटेरियल अंडर एग्जॉस्ट वेंटिलेशन इन द प्रिपरेटरी प्रोसेस, मींस जब आप उसे प्रॉपर उसे बना रहे हैं, उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको, तो उसको इन्फेक्टेड मटेरियल्स को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ है फिर माइक्रोवेविंग, कि माइक्रोवेव करना है मींस उसमें हीट अप्लाई करनी है, उसको इतने टेम्परेचर तक देना है जिससे कि उसमें जो भी फंगस है वो मर जाए। इस ट्रीटमेंट से लेनोलिन जो आपका डर्ट वाला पार्ट था मैंने बताया था, होने के बाद वो वूल के साथ जो होता है उससे ट्रीट किया जा सकता है। सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट में का होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए वर्कर्स का जो हाई रिस्क सिचुएशंस में इसमें काम करते हैं। Education and training of workers and the provision of washing facilities and when necessary personal protective equipment, means workers को हम educate करना चाहिए और train करना चाहिए जो कि washing facilities को में काम करते हैं, और personal protective equipments भी उन्हें देने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बताया कि एंथ्रेक्स के अलावा एक और फंगस है कॉकीडायोड्स इमिटेट्स, इसकी वजह से भी वूल के अंदर अगर ये प्रेजेंट होता है तो स्पेशली ये कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स, साउदर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट है। ये फंगस क्या है, ये कॉकीडायोडायोमायोसिस, ये एक डिसीज कॉज करता है जो रेस्पिरेटरी डिसीज है एंथ्रेक्स की तरह ही। यूजुअली इसमें पुअर प्रोग्नोसिस है, मींस ये और ज्यादा हार्मफुल है। एंथ्रेक्स के अंदर एडेड हैजर्ड क्या है, ये अल्सर क्रिएट भी कर सकता है, अल्सर को कार्बंकल भी बोलते हैं, जिसमें ब्लैक सेंटर होगा जब ये व्हेन एंटरिंग द बॉडी थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन बैरियर, अगर स्किन बैरियर मतलब आपकी स्किन कहीं से फटी हुई है तो ये उसके थ्रू एंटर कर सकता है, अल्सर क्रिएट कर सकता है। अब अगर कोई प्रॉब्लम हो तेजस्वा तो पूछ लो, बाकी ये दो बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ। यस आयुष बंसल। मैम मैम मतलब मैम ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो वुल का यूज किया जाता है मैम, दूसरा किसका यूज किया जाता है? सीवुड, बुक में देखो आपके दिखा हुआ है वूल एंड सीवुड लिखा हुआ है। मैम सीवुड मतलब कि मैम क्या होती है सीवुड मतलब? बेटा सीवुड आपकी एक तरह की वुड ही है जो यूज करी जाती है, थोड़ा सा हल्की क्वालिटी की वुड होती है वो, मतलब कमजोर नहीं होती वैसे? हाँ मतलब कि इन दोनों का यूज किया जाता है, वुल और सीवुड का यूज किया जाता है ब्रिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हाँ बेटा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ बेटा। यस, और कौन है? सौमिल गुप्ता। यस बेटा, पूछो बेटा क्या कह रहे हो आप? मैम वूल को कलर कैसे किया जाता है? वूल को कलर बेटा उसमें डाई का यूज करके, जैसे हम लोग कपड़ों में कलर कराते हैं, डाई कराते हैं, वैसे ही वूल को कलर किया जाता है, डिफरेंट केमिकल्स को अप्लाई करके, कलर्ड केमिकल्स को अप्लाई करके। ओके मैम, थैंक यू। हाँ। यस अनन्या। बेटा क्लियर नहीं हुआ, आप क्या बोल रहे हो? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लायबिलिटी? प्लायबिलिटी का मैंने आपको मतलब बताया था कि बहुत सारी लेयर्स में आप उसको बना सकते हैं, वो सॉरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होता है वो, जिससे कि वो हार्ड हो जाती, स्ट्रांग अच्छी हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है उसकी। ओके मैम, थैंक यू। यस आदित्य कुमार सिंह। हेलो मैम। यस बेटा।
बोलो बेटा। आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे को। आप मैम कौन सब्जेक्ट करवा रही हो? मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। मैम ने बेटा आपने कौन मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाया? साइंस पढ़ा रही हूँ। आपके कंप्यूटर टीचर की हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मुझे बोला गया है साइंस ले, मतलब मेरी मेरी मुझे लेना था ये क्लास, तो मुझे साइंस लेने के लिए बोला। मैम आपने कौन सब्जेक्ट पढ़ाया? हमें भी मैम समझ में नहीं आया। बेटा मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 3 आगे कंटिन्यू कर दिया मैंने। केमिकल सब्सटेंसेस वाला पार्ट था, बस वो रह गया था, वो भी मैंने आपको ओके, हमने भी क्लास ज्वाइन की थी ना, तो मैम मेरे को भी सब्जेक्ट में कंप्यूटर लिखा हुआ था, मैं समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बेटा, वो इसलिए अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता थैंक यू। दिया था, बट आपने अभी लेट क्लास ज्वाइन करी, इसलिए आपको नहीं पता चला होगा। यस चिराग गुप्ता। मैम पेज नंबर 40 बेटा। पे केमिकल सब्सटेंस के लास्ट पॉइंट में स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो हार्डली, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इसमें हम वो नहीं कर सकते कि ढिलाई नहीं दे सकते कि नहीं हमें करना ही नहीं है, अपने आसपास की गंदगी रहने दें। बहुत स्ट्रिक्ट माने, अब बहुत कहते हैं ना रूल्स को फॉलो करना, वो चीज अच्छे से क्लीनिंग है बेटा। मैम, बहुत अच्छे से क्लीनिंग मतलब एकदम साफ सुथरा। हाँ, अपनी सफाई भी रखनी है और अपने आसपास के सराउंडिंग्स की भी स्ट्रिक्ट हाइजीनिक करना है, ठीक है। मैम एक और चीज पूछनी थी, मैं केमिकल सब्सटेंस में सेकंड लाइन में हाँ बेटा। TICHLOROE THYLENE, मैम इसका मतलब क्या है? बेटा ट्राई क्लोरोइथिलीन, ये केमिकल का नाम है, ट्राई क्लोरोइथिलीन। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। यस श्रेया। श्रेया मैम अग्रवाल। हाँ बेटा। मैम हमें ये पूछना है मैम, जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना वूल का, हाँ बेटा। तो मैम इसमें जो कार्डिंग वाला प्रोसेस है ना मैम, वो एक बार क्लियर कर दीजिए। अच्छा, कार्डिंग में ये है कि हमें क्या है, जब आपने सीड निकल वो सॉरी ड्यूल धुल गई, उसमें से आपने अलग अलग फाइबर्स को अलग अलग कर दिया, फिर भी उसमें क्या, अब उसमें क्या है, कुछ आपकी कुछ फिर भी कुछ आपकी इम्प्योरिटीज अभी भी उसमें फंसी रह जाती है। उसको हटाने के लिए या उसके नेचुरल क्रिम्स को हटाने के लिए, मतलब उसके कह सकते हैं क्रिम का मतलब होता है वेविंग टाइप का स्ट्रक्चर, उसको हटाने के लिए मेटल टीथ वाले कॉर्न से उसको कॉम्बिंग की जाती है, मतलब उसमें से कंघा जाए, जैसे हम कंघे बालों में करते हैं तो अटकलें निकल जाती हैं, ऐसे ही उसमें किया जाता है, जिससे कि वो आपकी वूल के अंदर से सारी इम्प्योरिटीज हट जाए। ओके मैम। बेटा। यस यश वर्मा। मैम हाँ बेटा। मैं कौन सा कब करवाओगी इस बेटा चैप्टर बस के? अब मैं आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ, अब उसके बाद फिर क्वेश्चन मैम आंसर डिस्कस करेंगे। अच्छा ओके। ठीक है। यस आयुष बंसल। मैम मुझे ये पूरा हाँ बेटा। साइंस का मैम मुझे ये पूछना था कि जो साइंस मैम जो मुझे ये पूछना था कि जो साइंस के असाइनमेंट्स हैं वो हमें रफ कॉपी में करने हैं या फिर कॉपी में करने हैं? बेटा आपको जितने भी वर्कशीट्स आ रही हैं साइंस से रिलेटेड, आपको उसको फेयर कॉपी में करना है, क्वेश्चंस को कॉपी करना है और उसके आंसर्स को आप पेंसिल से लिखिएगा, जिससे कि जब उनके और मैम आंसर्स आए या हम लोग जब आपको आंसर्स क्लास में बताएं तो आपके वो आंसर्स करेक्ट होने चाहिए उसमें। और मैम ये पूछना था कि जो थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज है, हमें चैप्टर्स की एक्सरसाइज है मैम, वो हमें कॉपी में नहीं करनी है ना, मतलब नहीं उतारनी बेटा, नहीं है ना अब कॉपी? आप हर चैप्टर से आप जो भी वर्क करोगे वो बुक में करोगे, सिर्फ मैम आपको वेरी क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग आपको कॉपी में करना है। और मैम वर्कशीट। हाँ वर्कशीट। ओके मैम। हाँ। यस तेजेश्वर। मैम अभी आपने बताया कि मैम जो वर्कशीट्स हैं मैम उन्हें कॉपी में करना है और मैम टीचर्स जब पूछेंगे उन्हें बताना है,
तो मैम पर हाँ। स्टूडेंट पोर्टल में तो मैम एक अलग से वो दे रखा है कि सबमिट असाइनमेंट, तो मैम उसमें नहीं बेटा करना। अगर आपको सबमिट करनी होगी ना तो हम आपको Yes, पहले ही ma'am. बता देंगे कि आपको सबमिट करनी है। तो आप सबमिट कैसे करोगे, वही फोटो खींच के या उसको पीडीएफ अपलोड करनी होती है, बट वो हम आपको बताएंगे कि कैसे सबमिट होती है। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके क्लास, अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज पार्ट, या पहले 1 मिनट रुकिए, मैं आपको अब लास्ट में देखो आपके इसमें कुछ फैक्ट्स थे वो देखे हैं ना, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। फर्स्ट इज कैटरपिलर, द लार्वा ऑफ एन इंसेक्ट। किसी भी इंसेक्ट का जो लार्वा फॉर्म होता है उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। सेकेंड, फाइबर, द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। किसी भी फैब्रिक की जो सबसे बेसिक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, दैट इज फाइबर। वूल, अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम शीप, गोट, याक्स एटसेट्रा। वो फाइबर जो आपको शीप, गोट, याक से मिलता है वो आपका वूल कहलाता है। स्काउरिंग, वॉशिंग ऑफ वूल फाइबर। वूल फाइबर को धोने की जो प्रोसेस है वो है स्काउरिंग। शेयरिंग, शेविंग ऑफ द शीप्स फ्लीस। शीप के ऊपर की जो हेयर है, फर है, उसको शेव ऑफ मतलब उसको हटाने की जो प्रोसेस है वो आपकी शेयरिंग। कार्डिंग, स्ट्रेटनिंग ऑफ वूल फाइबर। वूल फाइबर को स्ट्रेट करने की जो प्रोसेस है वो है आपकी कार्डिंग। और सॉर्टिंग क्या है, क्लासिफाइंग वूल इन डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में वूल को क्लासिफाई करना, मीन लॉन्ग फाइबर है कि शॉर्ट फाइबर है, उसमें वूल को क्लासिफाई करना। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझने हैं तो हैंड रेज कर दीजिए, एक आध बच्चा, तो मुझे पता चल जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड करा है। अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं तो बस हैंड रेज कर दीजिए। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, silk come from silkworms and wool is obtained from sheep, goat and yak. And silk and wool are animal fibers. Milk means silk जो है आपकी silkworm से मिलती है और wool जो है वो sheep, goat और yak से मिलती है। That's why इसलिए हम क्या कहते हैं, silk and wool आपके क्या है, animal fibers हैं। Second है, in India mostly sheep are reared for getting wool. मतलब क्या है, इंडिया के अंदर मोस्टली शीप को जो पाला जाता है वो वूल को निकालने के लिए ही पाला जाता है। Third, the hair of camel, llama and alpaca are also processed to yield wool. मतलब शीप के अलावा या कैमल, लामा और अल्पाका, इनका भी यूज किया जाता है वूल को निकालने के लिए। फोर्थ, सिल्क वॉर्म ऑफ कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क वॉर्म क्या है, सिल्क मॉथ के कैटरपिलर वाला फॉर्म है। फिफ्थ, सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन। के सिल्क फाइबर आपके प्रोटीन फाइबर्स हैं, प्रोटीन के बने हुए फाइबर हैं। सिक्स, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर। ये अपनी लाइफ साइकिल में क्या है, वॉर्म्स क्या करते हैं, सिल्क फाइबर के कोकून को स्पिन करते हैं अपने चारों तरफ। सेवन, सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। सिल्क फाइबर्स जो हमें कोकून से मिलते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं और उनको सिल्क थ्रेड में रील कर लेते हैं, रील्स पे बांध लेते हैं। 8, sheep hair is sheared off from the body, scoured, sorted, dried, dyed, spun and woven to yield wool. Means sheep hair के जो sheep hair है वो sheared off होती है, means body से निकाली जाती है, then उसमें scouring होती है, फिर sorting की प्रोसेस होगी, फिर सुखाया जाएगा उसको, फिर डाई किया जाएगा, स्पिन होगी, वोवन होगी, तब हमें वूल मिलती है। और लास्ट है, weavers weave silk threads into silk cloth। weavers जो है वो सिल्क थ्रेड को सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं। बेटा अब अगर क्वेरी है तो हैंड रेज करिए और बाकी जने हैंड डाउन कर दीजिए, मैं वन बाय वन आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर दूंगी। यस श्रेया अग्रवाल, कोई क्वेरी है बेटा आपकी? यस मैम। हाँ बेटा। मैम जो मैम सेकंड चैप्टर की एक बार आप डायग्राम बता देंगी? सेकंड चैप्टर के क्या बता दूंगी बेटा? मैम डायग्राम्स। मैम ने डायग्राम के लिए बोला था आपको? हाँ, इसमें आपका बेटा ये आप जब इसकी वो देखेंगे ना, इसका पीडीएफ जैसी अपलोड होगी उसमें डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको वही डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, उसमें डायग्राम्स आपके हैं, क्वेश्चन आंसर्स में है, उसी को ड्रॉ करना है आपको। मैम है तो सही, पर मैम इसके पेज नंबर हमें पता नहीं चल रहा, मैम एक बार बता दीजिए। एक है बेटा आपका पेज नंबर 27 में, जिसमें प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस इन अमीबा है।
ठीक है। और Yes, एक ma'am. है आपका ये स्टार्टिंग पेज है, जो आपका चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे साइड में है फर्स्ट पेज जो है चैप्टर का, पेज नंबर 16 पर देखो, लास्ट साइड राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम, Yes. 2 डायग्राम्स है, ठीक है बेटा। Ma'am, thank you. Yes, चिराग गुप्ता। मैम हमको मैं थर्ड चैप्टर का जो मैम वो फैक्ट्स है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसका 9th वाला। वीवर्स वेव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लॉथ, मतलब जो वीवर्स हैं, जो मतलब वीव करने का काम करते हैं, वीविंग करने का काम करते हैं, वो सिल्क थ्रेड से सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, ये लिखना है, ठीक है। ओके, बस मैंने कहा कि ये चलिए क्लास, अब आपके पास सबके पास बुक्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, सबसे बेस्ट क्वालिटी की वूल आपको किससे मिलेगी, बताइए। आंसर्स जो करना चाहता है रेज योर हैंड। यस आदित्य, व्हाट इज द आंसर? मैम मरीनो शीप। Yes, merino sheep is the right answer. Next, anthrax is also called. Anthrax को आप और क्या कह सकते हैं? Yes, चिराग गुप्ता। मैं shorter Yes, Chirag. disease, shorter Yes, disease. Sorter's disease is the right answer. Next, silk is obtained from yak, camel, silk plant or silkworm. Yes, Tejeshwa. Ma'am, silk is obtained from silkworm. Yes, silkworm is the right answer. चलिए next, wool is obtained from goat, sheep, camel, all of these. Yes, Somil. मैम ऑल ऑफ दिस। Yes, हमें wool जो है goat, sheep, camel तीनों से मिलती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे all of these. Okay. चलिए next. इसको रख दो सब अंदर। पश्मीना wool is obtained from a kind of. पश्मीना wool हमें किस kind के किस एनिमल से मिलती है? goat, camel, sheep या alpaca? Yes, Virat. What's the answer? मैम अल्पाका। No, alpaca is not the right answer. Yes, Kritika Gupta. Ma'am, हाँ. its answer is goat. Yes, goat is the right answer. Next question. Scouring is one of the steps of processing of. Scouring किसके step है process करने का? Cotton, jute, silk और wool. Yes, भव्य वार्ष्णे. मैम वूल। Yes, wool is the right answer. Okay, class. Now MCQs are done. Now we are starting with fill in the blanks. I am writing the answers on the board. You will see it and write in your book. Okay. First, fill in the blank. The board is clear to all of you. Yes, Somil, you tell the board is clear or not? मैम यस मैम, लेकिन हमें एक चीज पूछनी है मैम। फिफ्थ वाले मैम मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन के फिफ्थ वाले का आंसर क्या है? बेटा गोट, GOAT, गोट, फर्स्ट ऑप्शन. ओके मैम। 12 बजे
Okay, now you will see the first answer. Fill up. We wear woolen clothes in dash season. हम लोग कौन से सीजन में woolen clothes पहनते हैं? That is winter. Clear है बेटा? Winter is the right answer. Okay. Now second, the process of removal of the fleas from an animal is called. fleas को हटाने की जो process है ऐसे वो क्या कहलाती है? SHEARING, shearing. ठीक है? Now third, silk is obtained from the dash of silk moth. Silk हमें silkworm के कौन सी चीज से मिलता है? हमें मिलता है cocoon से. COCOON, cocoon. Fourth, fibers manufactured in industries by humans are called. कि वो fibers जो हमें इंडस्ट्री में मिलते हैं humans के थ्रू जो बनाए जाते हैं उन fibers को हम क्या कहते हैं? हम उन्हें या तो कहते हैं synthetic, SYNTHE, synthetic, या man-made. या तो हम उसे सिंथेटिक कहेंगे या मैन मेड कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिल्क इज द मेन वैरायटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. कि ये वैरायटी जो सिल्क की है ये मेन वैरायटी है जो इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है. दैट इज मलबरी. MULBERRY, मलबरी. And the last, two kinds of yarn that are made from wool for weaving and knitting are the dash system and the dash system. कौन से सिस्टम का यूज करके आपका वूलन yarns को बनाया जाता है? तो वो दो सिस्टम से हमने पढ़े थे. एक तो हमने पढ़ा था वूलन सिस्टम और दूसरा है हमारा worsted सिस्टम. ठीक है, WOOLLEN वूलन, और नेक्स्ट है हमारा worsted WORSTED. आप लोगों ने अगर बेटा हैंड्स डाउन कर लीजिए. अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो हैंड्स अप करिएगा. ठीक है. यस चिराग गुप्ता, 7th A, व्हाट हैपेंड? एक मिनट. यस सौमिल बोलो. मैम हमें ये पूछना था मैम फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर है उसमें से अगर एग्जाम में टेस्ट में कोई सा भी लिख सकते हैं या फिर दोनों ही लिखने हैं? बेटा दोनों ठीक है, कोई भी लिख सकते हो. ओके मैम. ये साक्षी. मैम एक्चुअली मेरे को पूछना था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो टिक द करेक्ट ऑप्शन को फर्स्ट वाला पूछना था ओनली. मेरे को मेरा रह गया है.